नमस्कार दोस्तों। मैं रोहित सिंह कुशवाहा एक बार फिर आप सभी के सामने प्रस्तुत हूँ अपनी एक नई वीडियो सीरीज़ लेके। दोस्तों, हम लोग इकोनॉमिक के समरी देख रहे हैं क्लास 9th की। चैप्टर 1 हमने कंप्लीट कर लिया। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 2 को। दोस्तों, चैप्टर 2 की हेडिंग है पीपल एज रिसोर्स, मानव एक संसाधन के रूप में। तो चलते हैं इस चैप्टर को, देखते हैं इसने क्या क्या इंसाइट्स दी है इसके अंदर। तो पहली बात करते हैं कि पीपल को, या जो हमारे पास पॉपुलेशन है, उसको एक लाइबिलिटी ना समझते हुए एक तरह का एसेट समझना चाहिए इकोनॉमी के लिए। पॉपुलेशन किसी भी देश की एक बहुत ही बहुमूल्य एसेट होती है। जैसे आज हम कह रहे हैं कि भारत के की जो युवा पीढ़ी है वो दुनिया में सबसे अधिक है इस टाइम। दुनिया के कई देश ऐसे हैं जिनके यहाँ जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, वो अब बुढ़ापे की ओर जा रही, एजिंग हो रही है। और हमारे यहाँ जो पॉपुलेशन है वो 15 से 59 वर्ष की आयु के बीच की जो पॉपुलेशन है वो दुनिया की हाईएस्ट है इस टाइम। तो इस टाइम भारत एक सुनहरे दौर से गुजर रहा है, जिस वक्त उसके पास दुनिया की सबसे बड़ी वर्किंग पॉपुलेशन है। लेकिन अब ये जो वर्किंग पॉपुलेशन है इतनी अधिक हमारे पास, ये एक तरह का एसेट है। लेकिन आज की परिस्थिति को देखकर लग रहा है कि सरकार इसको अपनी एक जिम्मेदारी के रूप में देख रही है कि हमें इतनी बड़ी बेरोजगार पॉपुलेशन को किस तरह संभालना है, पालना है। तो इन्हीं सब बातों को हाईलाइट करता है ये चैप्टर पीपल एज रिसोर्स। तो इस चैप्टर में बताया गया कि पॉपुलेशन को इकोनॉमी के एसेट के रूप में मानना चाहिए, ना कि लायबिलिटी या जिम्मेदारी के रूप में। पॉपुलेशन ह्यूमन कैपिटल बनती है जब उसमें हम इन्वेस्टमेंट करते हैं कई प्रकार के। जैसे हम उसको शिक्षा प्रदान करते हैं, उसको ट्रेनिंग मिलती है, उसको मेडिकल केयर मिलती है। और यही बताया गया कि जो ह्यूमन कैपिटल होता है वो एक तरह का स्टॉक होता है स्किल और प्रोडक्टिव नॉलेज का। आमतौर पे कहें तो एक बालक जिसने अच्छी पढ़ाई की है, अच्छी शिक्षा ली है, अच्छी स्किल्स एक्वायर की है, वो अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए ज़्यादा प्रोडक्टिव साबित होगा, बशर्ते उस बालक से, उस चाइल्ड से जिसने कोई पढ़ाई नहीं की, कोई स्किल नहीं ली। तो यहाँ पे पीपल्स एज अ रिसोर्स को जो वर्किंग पीपल होती हैं या वर्किंग पॉपुलेशन होती है उसको टर्म किया जा रहा है। और वर्किंग पीपल वही होंगे, कामकाजी लोग वही होंगे जिनके पास कोई स्किल्स होगा, कोई नॉलेज होगा, जिसको बेच के या उसको स्पेंड करके वो कुछ अर्निंग कमा सकते हैं। जिस देश के पास जितनी अच्छी वर्किंग पॉपुलेशन होगी, अच्छी स्किल्ड पॉपुलेशन होगी, उसकी जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है वो काफ़ी रहेगा। बहुत से ऐसे देश हैं जिनके पास रिसोर्सेज तो बहुत है, नेचुरल रिसोर्सेज, लेकिन उनके पास जो पॉपुलेशन है वो इतनी स्किल्ड नहीं है, इतनी टेक्निकली एडवांस नहीं है। इसलिए वो लीस्ट डेवलपिंग या लो डेवलपिंग कंट्रीज़ में रह जाते हैं। और बहुत से ऐसे देश हैं जैसे जापान, जिसके पास नेचुरल रिसोर्सेज नाम मात्र का है, लेकिन उसने अपनी पॉपुलेशन को इतना अच्छा वेल ट्रेंड किया, वेल ग्रूम्ड किया कि आज जापान एशिया का इकलौता डेवलप्ड नेशन है। तो अगर हम पॉपुलेशन के पॉजिटिव साइड को देखें तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है कि किसी देश के पास ऐसी पॉपुलेशन है जो कि वर्किंग एज में है और वो काम करने को तैयार है। और अब उस देश के ऊपर है कि वो उस पॉपुलेशन को, उस लोग को, उस जनसंख्या को किस तरह यूज़ करता है जिससे उसके देश के जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, उस देश की कमाई है, उस देश की साख है, वो बढ़े। और जब ये जो ह्यूमन रिसोर्स होते हैं इनको हम और बढ़ाते हैं और इनको ये हेल्दी रहते हैं, ये किसी भी बीमारियों से दूर रहते हैं, तो वो एक तरह से वो देश, वो कंपनी, वो समाज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करता है। और यही जो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है, ये जब पैसा कमाएंगे, जब ये स्किल्स एक्वायर करेंगे, तो ये फिजिकल कैपिटल फॉर्मेशन के रूप में देखे जाएंगे। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट की बात आ रही, किस तरह आप ह्यूमन यानी मानव पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उनको एजुकेशन देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, मेडिकल केयर फैसिलिटीज़ देते हैं। और इसके रिटर्न में वो जो मानव है वो आपको फिजिकल इन्वेस्टमेंट वापस करता है, वो आपको पैसे कमा के ला के देता है, वो आपको आपकी साख बढ़ाता है, वो आपका जो टेक्निकल एडवांसमेंट है कंट्री के उसको ग्रूम करता है, उसको बढ़ाता है। ये भी देखा गया है कि अगर हमने किसी भी ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन रिसोर्स पे इन्वेस्टमेंट किया है तो डायरेक्टली उसकी जो अर्निंग होती है भविष्य में वो उस पर इफेक्ट मारता है।
एक बालक है जिसकी पढ़ाई लिखाई पे, उसके मेडिकल केयर पे अच्छा खर्च किया गया है, तो वो बड़ा होकर अच्छा अर्न करेगा। और एक बालक जो है जिसको अनएजुकेटेड रह गया है, वो उसकी अर्निंग बहुत ही कम रहेगी। साथ में ये बताया गया है कि जो भी हेल्दी पर्सन होते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी हायर होती है, जिससे उनका जो अर्निंग है वो हायर होती है। तो यहाँ पे दो बच्चों के बीच में बात की जा रही है कि पूछ रहे हैं व्हाट इज़ ह्यूमन रिसोर्स, क्या ये लैंड और लेबर की तरह है? तो दूसरा बोलता है नहीं, ये उनसे भी बड़ा है। तो फिर एक बच्चा पूछता है कि व्हाट इज़ ह्यूमन कैपिटल, क्या ये रुपया पैसा है? दूसरा बोलता नहीं, उससे ही बड़ा है। क्योंकि एक बार कहते हैं ना कि रुपया पैसा चोरी हो जाए, लेकिन आपके पास जो ज्ञान है, बुद्धि, स्किल है, वो उसको कोई चुरा नहीं सकता। वही कुछ है ह्यूमन कैपिटल को लेकर यहाँ पे। तो यहाँ पे ह्यूमन कैपिटल को आप देख रहे हैं कि एक डॉक्टर है, उसने अपनी इंसान है जो डॉक्टर बना है, उसने अपने बच्चों पढ़ाई अच्छी की है, उसने अपनी स्किल्स एक्वायर की है, और आज वो डॉक्टर है और वो समाज को, देश को हेल्प कर रहा है, अर्निंग भी कर रहा है और अपनी सोसाइटी को मजबूत कर रहा है। यहाँ पे एक टीचर दिख रहा है, यहाँ पे आपको एक आर्टिसन दिख रहा है, एक टेलर दिख रहा है। इन सबके पास कोई ना कोई स्किल है, और जिसके पास जैसी स्किल है उस हिसाब से उसकी अर्निंग है। अब यहाँ पे स्टोरी है दो बालकों की, एक शकल है, एक विलास। तो उनकी स्टोरी ये है ऐसी कि जो शकल है वो भी गरीब घर से आता है, लेकिन उसके माँ बाप ने उसकी पढ़ाई पर ध्यान दिया, और अल्टीमेटली फिर वो कंप्यूटर्स की पढ़ाई करता है। फिर जिस कंपनी में जॉब करता है वहाँ पे एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करता है, और वो सॉफ्टवेयर उस कंपनी का जो ओवरऑल जिसे कहते हैं प्रॉफिट है उसको बढ़ा देता है। बाद में उसको प्रमोशन मिलता है। अब यहाँ पे जो शकल है, उसके घर वालों ने उस पर इन्वेस्ट किया, और जिस एवज में आ, उसकी अर्निंग अच्छी हो रही है, उसकी लाइफ स्टाइल अच्छी हो रही है, और उसका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बढ़ रहा है। वहीं जो उसका दोस्त विलास है, वो भी उसके साथ है, वो भी गरीब फैमिली से आता है, लेकिन वो भी अब उसके पिताजी बचपन में मृत्यु हो गई उसकी, और अपनी माँ के साथ वो मछली बेचने वाले काम में लग गया, और उसने पढ़ाई लिखाई नहीं की, उसने अपनी हेल्थ पे भी ध्यान नहीं दिया, और अल्टीमेटली आज वो एक टेली वेज जिसे कहते हैं स्ट्रीट वेंडर है मछली का। तो ये तस्वीर बता रही है कि दो दोस्त है, एक जो सूट बूट पे आपको दिख रहा है ये शकल है, और जो बेचारा धोती कुर्ते में ये विलास है। तो दोनों एक ही गांव के थे, लेकिन एक की फैमिली ने एक बच्चे की हेल्थ में, एजुकेशन पे इन्वेस्ट किया, बशर्ते किसी भी तरह की दिक्कत आने के बावजूद। और फिर वो उन्होंने उस बच्चे ने, जो कि फिज़िकली स्ट्रांग और मेंटली स्ट्रांग बना, बाद में उसने अपनी फैमिली को भी हेल्प किया। तो यहाँ पे जो शकल है वो फिज़िकली और स्ट्रांग और हेल्दी है, वहीं विलास जो है वो आर्थराइटिस का पेशेंट है। और ऐसा क्यों हो? क्योंकि विलास की पढ़ाई लिखाई हर्त में उसके घर वालों ने कभी ध्यान दिया नहीं। शकल ऐसा सब कुछ क्यों कर पाया, शकल इतना सक्सेसफुल क्यों हो पाया? क्योंकि उसने कई सालों की मेहनत की पढ़ाई पे, और इसकी वजह से उसकी जो क्वालिटी ऑफ लेबर है उसमें इंप्रूवमेंट आया। देखिए काम तो दोनों कर रहे हैं, लेकिन एक एक काम में क्वालिटी ऑफ लेबर है, स्किल है शकल के काम में, जिसकी वजह से वो ज़्यादा अर्न कर रहा है, अपनी लाइफ स्टाइल को मेंटेन करके पा रहा है, और घर वालों को भी लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज़ कर पा रहा है। वहीं विलास जो है वो भी काम कर रहा है, लेकिन वो वही काम कर रहा है जो उसकी माँ काम कर रही है, मछली बेचने वाला। और अल्टीमेटली उसने अपनी कोई स्किल्स एक्वायर नहीं की, और जिस तरह उसकी माँ के समय उसका जीवन स्तर था, वही आज भी उसका जीवन स्तर है। तो यहाँ बताया गया है कि जो एजुकेटेड माता पिता होते हैं, एजुकेटेड पेरेंट्स होते हैं, वो अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई पे, एजुकेशन पे, हेल्थ पे ज़्यादा खर्च करते हैं, क्योंकि उन्हें पता रहता है कि शिक्षा का महत्व क्या है, और एजुकेशन से इंसान कहाँ तक जा सकता है। वहीं बताया गया है कि जो एजुकेटेड पेरेंट्स होते हैं वो पढ़ाई लिखाई पे ज़्यादा खर्च नहीं करते हैं, और जिस लेवल पे, जिस स्थिति पे उन्होंने अपना जीवन जिया है, उसी स्थिति में उनके बच्चे भी जीवन जीते हैं। तो यहाँ पे वही जो एग्जांपल मैं आपको कोट कर रहा था कि जापान जो है उसने एक हाईली इन्वेस्ट किया अपने ह्यूमन रिसोर्स में, और उसके पास किसी भी तरह का नेचुरल रिसोर्स नहीं है, फिर भी उसने अपने आप को एक डेवलप्ड नेशन के रूप में चिन्हित कर लिया। ऐसा इसलिए किया कि जितने भी उसके पास नेचुरल रिसोर्स हैं वैसे कम है, लेकिन उसके जो पॉपुलेशन है वो इतनी ज़्यादा स्किल्ड हो गई कि उसने कम नेचुरल रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज़ किया, और उसकी वजह से जापान जो है वो आज एक डेवलप्ड नेशन एशिया में। अब बात करते हैं कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो क्या क्या होती हैं, उसमें मैन और वुमेन किस तरह पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पे जो जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आपके आसपास हो रही हैं, वो तो उसको तीन कैटेगरी में बांटा गया है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में। तो प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर आ रहा है, फॉरेस्ट्री आ रहा है, एनिमल हस्बेंड्री आ रहा है, फिशिंग आ रहा है, पोल्ट्री फार्मिंग आ रहा है, माइनिंग आ रहा है। मतलब आम भाषा में कहें तो प्राइमरी सेक्टर में वो चीज़ आ रही है जो कि रॉ मटेरियल से जुड़ी हुई हैं, और वो चीज़ आ रही जो कि धरती से या नेचुरल से, नेचर से आपको हूबहू प्राप्त हो जाती है, और आप उनको यूज़ करते हैं।
जो सेकेंडरी सेक्टर होता है उसमें आप मैन्युफैक्चरिंग और क्वायरिंग का वाला काम होता है, मतलब रॉ मटेरियल्स आपने उसको किसी और चीज़ में तब्दील किया, मैन्युफैक्चर किया, उसको रिबिल्ड किया। और जो टर्शियरी सेक्टर आता है वो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को हेल्प करता है एक तरह से। इसमें ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म सर्विसेज आते हैं। अब इस तस्वीर में आप देखिए, जो ऊपर जो किसान ट्रैक्टर चला रहा है ये प्राइमरी सेक्टर की कहानी है। जो बीच में आपको दिख रही हैं मशीन, ये चिमनियाँ दिख रही हैं, फर्नेस दिख रही हैं, ये आपका मैन्युफैक्चरिंग हो रही है यहाँ पे। और तीसरा जो शिपिंग दिख रही है ये आप ट्रांसपोर्ट का है, ये आपका कौन सा सेक्टर हो गया, टर्शियरी सेक्टर हो गया। अब यहाँ पे दो तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में बात की गई है कि एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है मार्केट एक्टिविटीज़ और दूसरी होती है नॉन मार्केट एक्टिविटी। ये सब की पॉइंट्स ध्यान रखना दोस्तों, यही चीज़ आपको पता नहीं चलेगी और फिर यही चीज़ में आप गलती करोगे प्री मेंस इंटरव्यू कहीं भी। तो जो मार्केट एक्टिविटीज़ होती हैं, यहाँ पे जो भी व्यक्ति काम करता है उसके साथ उसका कुछ वेज या वेतन या शुल्क जुड़ा होता है। और यहाँ पे जो व्यक्ति काम करता है वो प्रॉफिट या पगार के लिए काम करता है। इसमें आप गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और यहाँ पे सरकारी सेवाएं भी आती हैं। और नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ में वो काम आते हैं जिसका उपयोग खुद के कंजप्शन के लिए किया जाता है। मतलब एक किसान ने अगर 100 बोरी गेहूँ उगाया जिसमें से उसने 10 बोरी अपने खाने के लिए रख लिया, तो 10 बोरी का जो कंजप्शन है वो सेल्फ कंजप्शन में आया, उसने खुद के उपयोग के लिए रख लिया, तो वो जो एक्टिविटी हुई नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ हो गई। और जो एक्स्ट्रा उसने बेचने के लिए निकाला वो मार्केट एक्टिविटीज़ में होगी। मतलब जो अपने खुद के उपयोग के लिए वो काम करे वो नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ में आता है, और जिस काम को करके जो भी प्रोडक्ट बना रहा है उससे वो प्रॉफिट, मुनाफा या पगार की उम्मीद करता है तो वो मार्केट एक्टिविटीज़ में आता है। अब यहाँ बात की गई कि किस तरह डिवीज़न ऑफ लेबर है पुरुषों और महिलाओं के बीच में, मैन और वुमेंस के बीच में। जिस तरह से बताया गया कि हम अपनी फैमिली में ही देखते हैं कि जो भी बाहर का काम है और काम काज करने वाला काम है, सैलरी वाला काम है, कुछ वर्क करने वाला काम है, वो बेसिकली पुरुष लोग करते हैं, मैन करते हैं। और घर का जो हाउस होल्ड वाला काम है वो वुमेन लोग करती है। यहाँ पे तो एग्जांपल भी दिए गए हैं कि जो विलास है उसकी माँ मछली बेचती थी और बाद में वो मछली बेचता था, लेकिन वो दोनों आउटडोर काम हो रहे हैं, इसलिए जो विलास की माँ है उसकी जो भी इनकम है वो एक तरह से ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में जोड़ी जा रही है। लेकिन वहीं जो शकल की माँ है वो घर के कामकाज में काम करती हैं और घर के कामकाज करने के लिए उनको किसी प्रकार का वेतन या वेज नहीं मिल रहा है। तो ऐसा नहीं कि वो बेरोजगार हैं और ऐसा भी नहीं कि वो देश की इकोनॉमी में कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर रही है, लेकिन फिर भी उनकी इनकम ही नहीं है तो वो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है देश की उसमें कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे, ये बात यहाँ पे की गई है। तो यहाँ बताया गया कि जब वुमेन घर के बाहर कोई काम करती है तो उसको वो पे किया जाता है, पेड मार्केट में जाती है, और जब घर के अंदर वो काम कर रही है तो वो अनपेड मार्केट रहता है उसका, अनपेड रहती हैं वो। ये बात यहाँ बताई गई है। अब यहाँ बताया गया कि एजुकेशन और जो स्किल होती हैं वो मेजर डिटरमिनेंट्स होता है किसी भी व्यक्ति की अर्निंग के। अगर किसी व्यक्ति ने ज़्यादा अच्छी एजुकेशन ली है, ज़्यादा अच्छी स्किल्स एक्वायर की है, तो उसकी जो वेजेस है, अर्निंग है, वो हायर रहेगी एज़ कंपेरिजन तो उस व्यक्ति की जिसने पढ़ाई नहीं की या बहुत कम पढ़ाई की है। ये तो आप सब जानते ही हैं। उसके बाद जो अच्छी एजुकेशन, हायर एजुकेशन लिया रहता है, चाहे वो मैन एंड वुमेन है, वो अलग अलग तरह की जो फैसिलिटीज़ हैं सोशल सेक्टर्स की, जैसे चाइल्ड केयर, मैटरनिटी लीव, सोशल सिक्योरिटी सिस्टम्स की जो फैसिलिटीज़ हैं उनको अवेयर कर सकती हैं। लेकिन वहीं जो महिला जो है इसने पढ़ाई नहीं की है और वो बाहरी काम कर रही है तो उसको इस प्रकार के किसी भी तरह के मातृत्व अवकाश या चाइल्ड बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। कुछ और वुमेन जो होती हैं जो हायर एजुकेशन क्वालिफाइड रहती हैं वो फिर एडमिनिस्ट्रेटिव या अदर सर्विसेज में जाती हैं, कुछ साइंटिफिक क्षेत्र में भी जाती हैं, टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज में भी जाती हैं। अब यहाँ पे क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन की बात की जा रही है कि जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, उसकी क्वालिटी कैसे डिटरमाइन की जाती है। तो किसी भी पॉपुलेशन की जो क्वालिटी डिटरमाइन की जाती है उसकी लिटरेसी रेट, उसने मतलब वो कितना शिक्षित है वो वहाँ की पॉपुलेशन, उनकी हेल्थ क्या है वहाँ की, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, और स्किल एक्वायर्ड क्या है। इन चार चीज़ों से हम किसी भी जो देश की जो जनसंख्या या पीपल है उनकी जो स्किल्स है उनको, ये क्वालिटी को जान सकते हैं। अब बात करते हैं एजुकेशन के बारे में। तो एजुकेशन के बारे में हमने जैसे जाना है कि जिस व्यक्ति ने, जिस बच्चे ने छोटी उम्र में ही एजुकेशन पे अपना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है तो वो गुड जॉब पा रहा है, उसकी सैलरी अच्छी हो रही है, वो कुछ अच्छा बिजनेस अर्न कर रहा है, वो कुछ अच्छा अर्न कर रहा है। वहीं यहाँ पे बताया गया है कि जो शकल है उसने अपने एजुकेशन पे अच्छा ध्यान दिया, उसके घर वालों ने उसका अच्छा कंट्रीब्यूट किया और उसके बाद उसकी लाइफ स्टाइल अच्छी दिखी, और बाद में जो विलास है वो वैसा ही रह गया जैसे उसके माप थे। अब बात करें लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया की,
तो यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है। इस चार्ट में आप देख रहे हैं कि देश की पॉपुलेशन मैन और वुमेन का ये चार्ट है। 1951, 61, 71, 81, इस तरह 2001 तक का है ये चार्ट। इस चार्ट में आप देख रहे हैं कि समय के साथ हर साल, मतलब हर 10 सालों में, हर डिकेड में जो लिटरेसी रेट है वो बढ़ रहा है, चाहे वो महिलाओं का हो, चाहे पुरुष का हो, चाहे ओवरऑल हो। और ये इस बात को बताता है कि जिस तरह हमने अपने देश की जो पॉपुलेशन है उसकी जो एजुकेशन पे खर्च किया, उसी हिसाब से हमारे देश का जो ओवरऑल रेवेन्यू है, ओवरऑल जो अर्निंग है, जो ग्रॉस नेशनल इनकम है, वो बढ़ी है। और सरकार ने भी कोशिश की है कि ऐसे लोग जो गरीब हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते एजुकेशन के लिए, और ऐसे लोग जो कि मार्जिनलाइज्ड हैं, उनकी बच्चे भी एजुकेशन पाएँ और एजुकेशन से दूर ना, उसके लिए नवोदय विद्यालय सेटअप किया गया था लेट प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी द्वारा। और उसके लिए हर साल जो बजट आउटले होता है उस पर पैसा निकाला जाता है। तो इनको आपको ध्यान नहीं रखना, बस ये ध्यान रखना है कि सरकार ने भी कई सारी ऐसी स्कीम्स निकाली हैं जिसके तहत वो चाहती है कि देश का हर बच्चा, खासकर क्लास 6 साल से लेकर 14 साल की उम्र के बीच का हर बच्चा जो प्राइमरी एजुकेशन है वो पाए। यहाँ बताया गया कि जब 1951 में हमारे देश की लिटरेसी रेट सिर्फ 18% थी और 2001 में हमारी लिटरेसी रेट 65% हो गई। तो ये सब बता रहे कि सरकार के बहुत अच्छे कदम हुए हैं, उन्होंने बहुत अच्छे जैसे कहते हैं मेजर्स लिए हैं, जिसकी वजह से जो देश की जो ओवरऑल लिटरेसी रेट है वो बढ़ी है। साथ में यहाँ पे एक और योजना का नाम लिया जा रहा है, सर्व शिक्षा अभियान का। इसमें तक कहा गया है कि जो एलिमेंट्री एजुकेशन है, एज 6 से लेकर 14 ईयर्स के बच्चों के बीच में, वो कंपलसरी और फ्री करनी चाहिए। और अब तो हमारे देश में जो आर्टिकल 21A है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो भी राइट टू एजुकेशन में बताता है कि ये कंपलसरी और फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए हर उस बच्चे को जिसकी उम्र 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष की आयु तक है। उसके बाद यहाँ पे जो गरीब बच्चे हैं जो कि स्कूल तो पहुँच गए, लेकिन अब उनके पास ये दिक्कत है कि वो क्या खाएंगे। तो उसके लिए सरकार ने मिड डे मील स्कीम लॉन्च की है, जिसके तहत वो इनक्रेज करती है कि बच्चे आप आएँ और उनको स्कूल में ही उनको खाना दिया जाएगा। और इसकी वजह से जो इन्रोलमेंट इशू है स्कूल कॉलेज स्कूल्स का, खासकर जो प्राइमरी स्कूल है, वो काफ़ी अच्छा हो गया है। यहाँ पे आप एक चार्ट देख रहे हैं, इसमें दिखाया गया है कि नंबर ऑफ़ कॉलेजेस, नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स और टीचर्स, इन सब की जो संख्या है वो साल दर साल जो है बढ़ती ही जा रही है। और ये सब बता रहा है कि एजुकेशन लेवल पे जो भारत है उसने हाईली इन्वेस्ट किया है। अब हेल्थ की बात कर ले कि जो हेल्दी पर्सन होता है वो खुद तो हेल्दी रहता है, साथ में अपनी सोसाइटी, अपने समाज, अपने घर परिवार को भी हेल्प करता है। और एक अनहेल्दी जो पर्सन होता है वो हर सबके लिए लाइबिलिटी होता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी, कोई भी संस्था नहीं चाहेगी कि उसका जो वर्कर है, एम्प्लॉय है, वो अनहेल्दी रहे, क्योंकि वो उसके लिए एक लाइबिलिटी हो जाएगा। लेकिन एक हेल्दी पर्सन जो रहेगा वो उसकी प्रोडक्टिविटी भी अच्छी रहेगी, वो काम भी बढ़िया करेगा, अर्न भी अच्छा करेगा और अर्न करके भी देगा। तो कोई भी नहीं चाहता कि वो बीमार रहे और कोई भी नहीं चाहता कि वो बीमार व्यक्ति को काम पे रखे। और इसके लिए सरकार ने बहुत सारे मेजर्स लिए हैं, बहुत सारे अलग अलग लेवल पे जो हेल्थ सेंटर उनको खुलवाया है। और जिससे जो हमारा ओवरऑल जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, या फिर जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जो क्रूड बर्थ रेट है, ये सब में जैसे कहते हैं काफ़ी अच्छा सुधार हुआ है। और सबसे अच्छी बात यह कि जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, जो बच्चे 5 साल से कम उम्र में ही मर जाते हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है, उसको हमने काफ़ी अच्छा सुधारा है। तो ये भी एक चार्ट है जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बता रहा है किस तरह साल दर साल हमारे यहाँ जो सब सेंटर है, या पब्लिक हेल्थ सेंटर है, या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, डिस्पेंसरी है, बेड डॉक्टर्स है, नर्सिंग स्टाफ है, उनकी संख्या देखिए आप हर साल मतलब हर डिकेड में, यहाँ पे तो हर 30 साल का है तो हर 30 साल में बढ़ रही है। और ये सब बता रहे हैं कि हमारी देश की सरकार ने काफ़ी हैवीली इन्वेस्ट किया है और अपनी प्रायोरिटी में रखा है एजुकेशन और हेल्थ को। अब बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट को। तो अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बताया गया है कि जो शकल की माँ है, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि जो शकल की माँ है वो घर के कामकाज में लगी रहती हैं और उनको किसी भी प्रकार का वेजेस नहीं मिलता है। वहीं जो विलास की माँ है वो सब मछली बेचने का काम करती हैं और वो अर्न करती हैं। तो यहाँ बताया गया कि अनएम्प्लॉयमेंट, शकल की माँ को हम अनएम्प्लॉयड नहीं कहेंगे। ऐसा नहीं कि उनको पेमेंट नहीं मिल रहा है, लेकिन वो घर का सारा काम काज दिख रही, घर को संभाल रही है, इस वजह से ही तो घर के लोग बाहर काम कर पा रहे हैं फ्रीली, घर के बच्चे पढ़ पा रहे हैं, तो वो भी अनएम्प्लॉयड नहीं कहलाएंगे। लेकिन हाँ, उन्होंने कोई अर्न नहीं किया। वहीं जो विलास की माँ है वो मछली बेच के अर्न कर रही हैं। तो यहाँ पे बताया गया अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में कि बेरोजगारी क्या होती है। अनएम्प्लॉयड व्यक्ति वो कहलाता है जो कि काम करने के लिए एलिजिबल है और फिट है, उसके पास स्किल है, नॉलेज है, लेकिन उसके पास जॉब नहीं है, एम्प्लॉयड नहीं है वो।
तो यहाँ पे जो बताया गया कि जो ग्रामीण एरिया होता है, रूरल एरियाज जो होते हैं, वहाँ पे दो तरह के अनएम्प्लॉयमेंट देखे जाते हैं, सीजनल और डिस्गाइज। सीजनल ये होता है कि किसी मौसम में, जैसे बारिश का मौसम आया या फिर गर्मी का मौसम आया, जब एग्रीकल्चर के क्षेत्र में कोई काम नहीं है, तो उस टाइम वो लोग 1-2 महीने के लिए जो वहाँ के मजदूर है वे बेरोजगार हो जाते हैं। इसे कहते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब किसी सीज़न में काम नहीं रहता। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इसको कहते हैं कि अगर किसी खेत में 5 लोगों का काम है और अगर वहाँ पे 8 या 10 लोग काम कर रहे हैं तो वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में आएगा। मतलब 5 लोगों की जगह अगर 10 लोग खेत में काम करेंगे तो उससे खेत की प्रोडक्टिविटी तो बढ़ नहीं रही है, लेकिन हाँ वो 5 लोग एक्स्ट्रा उस खेत में लगे हुए हैं। अगर उन 5 लोगों को हम हटा भी देंगे तो भी जो खेत में जो भी प्रोडक्शन है उतना ही होगा। तो इसे डिस्गैस्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, मतलब जितने की ज़रूरत नहीं उससे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। तो ये जो दो चीज़ें, सीजनल और डिस्गैस्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ये आपको रूरल एरियाज़ में दिखेगा। और अर्बन एरियाज़ की बात करें तो यहाँ पे एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट होता है, मतलब यहाँ पे पढ़ी लिखी या शिक्षित बेरोजगारी दिखाई पड़ती है। मतलब यहाँ के लोग एजुकेटेड हैं और विलिंग टू वर्क है, काम करना चाहते हैं, लेकिन इनके पास काम नहीं है। अब अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात की जा रही है कि जो अर्बन एरियाज होते हैं, यहाँ पे जो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और इवन डॉक्टोरल डिग्रीज वाले लोग भी वो रहते हैं, अनएम्प्लॉयड रहते हैं। और ये सब बताता है कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट इसी तरह बढ़ता रहेगा तो ये एक तरह का वेस्टेज होता है मैन पावर का, क्योंकि उसकी जो काम करने की उम्र है वो तो धीमे धीमे ख़त्म ही हो रही है। साथ में वो जो एसेट हो सकता था ह्यूमन रिसोर्स, वो अब लाइबिलिटी के रूप बन जाता है अगर अनएम्प्लॉयड व्यक्ति रहता है। साथ में उसके अंदर होपलेसनेस आती है, उसके अंदर एक तरह से डिस्पेयर अमंग यूथ आता है, उसके अंदर उसका मनोदशा ख़राब हो जाती है, उसको लगता है कि उसका जीवन किसी काम का नहीं है। इतने पढ़ाई लिखाई करने के बाद उसको जॉब नहीं है। मतलब एक तरह से आपकी जो, एक तरह से आपके पास जो एसेट होना चाहिए, आपके पास जो मजबूती होनी चाहिए, वही आप उसको लाइबिलिटी या जिम्मेदारी के रूप में बनाते हैं। और समाज के लिए भी एक तरह की जिम्मेदारी हो जाता है कि तुमको इतना पढ़ाई लिखा, लेकिन तुम्हारे पास जॉब नहीं है। और जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तो जो ये लोग की जो लाइबिलिटी होती है वो उन पे जाती है जो लोग काम कर रहे हैं। अब घर में अगर 4 लोग काम कर सकते हैं लेकिन एक ही काम कर रहा है, 3 पास जॉब नहीं है, तो जो काम कर रहा है उसके ऊपर उन 3 का भार आ जाता है। और एक तरह से ये वेस्टेज ऑफ रिसोर्स होता है, क्योंकि ये जो रिसोर्स बना है, ये जो व्यक्ति ने इतनी पढ़ाई लिखाई करके अपने आप को ह्यूमन रिसोर्स के रूप में डेवलप किया, आज उसका वेस्ट हो रहा है, उसके ज्ञान का, उसके स्किल का, उसका नॉलेज का, उसके एजुकेशन का वेस्ट हो रहा है। क्योंकि अगर वो कहीं के एम्प्लॉयड हो जाएगा तो उसको कुछ गेन होगा, उसको अर्निंग होगा, और वो भी अपनी सोसाइटी, समाज, घर, देश के लिए काम प्रॉफिटेबल व्यक्ति रहेगा, ऐसे रिसोर्स रहेगा। पुअर जो व्यक्ति होता है, जो गरीब व्यक्ति होता है, वो खाली नहीं बैठता, क्योंकि उसके पास, उसने ज़्यादा एजुकेशन तो ली नहीं है, उसके पास थोड़ी बहुत स्किल रहती है, कुछ भी काम करता है। लेकिन जो एजुकेटेड पर्सन होते हैं वो कुछ भी काम नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई की, उन्होंने अपने जीवन के कई साल इन्वेस्ट किए एजुकेशन में, तो वो कुछ भी काम नहीं कर सकते। और इसीलिए अर्बन एरिया में जो अनएजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। अब यहाँ पे बात की कि अनएम्प्लॉयमेंट को एक तरह से हम हटा सकते हैं कि अगर हम जहाँ पे 4 लोगों की ज़रूरत है वहाँ 5 लोग या 6 लोग या 8 लोग को अनएम्प्लॉयड करते हैं। लेकिन इससे होता ये है कि आपने अनएम्प्लॉयमेंट को शुरुआत में तो हटा दिया, लेकिन आपने प्रोडक्टिविटी उस काम की ख़त्म कर दी, क्योंकि जो काम 2 लोग कर सकते हैं वही काम आप 10 लोगों से करवा रहे हो। तो कहने को तो अनएम्प्लॉयमेंट आपने हटा दिया, लेकिन एक तरह से आपने उस ह्यूमन रिसोर्स का इफेक्टिव यूज़ नहीं किया। एग्रीकल्चर की बात की जा रही है कि इस देश में सबसे ज़्यादा जो लोगों को रोज़गार देता है वो कृषि देता है। और यहाँ भी मैंने बताया डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है कि जहाँ 5 लोगों की ज़रूरत है जिस खेत में, उसमें 10 लोग काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक विलेज की कहानी बताई गई है कि एक ऐसा विलेज है जहाँ पे जो लोग रहते हैं उन वो हर उस चीज़ का प्रोडक्शन कर लेते हैं जो उनको ज़रूरत की चीज़ है, और उतना ही उगाते हैं, उतना ही प्रोड्यूस करते हैं जितना उनको आवश्यकता होती है। वो कुछ एक्स्ट्रा उसमें नहीं करते हैं। उन्हीं गांव में से एक बच्चे ने पढ़ाई लिखाई करके एग्रीकल्चर की पढ़ाई की और एग्रीकल्चर ऑफिसर बना। जब वो अपने गांव आया तो उसने अपने गांव वालों को बताया कि हम, आप जो खेती कर रहे हैं, जो तरीका यूज़ कर रहे हैं वो थोड़ा आउटडेटेड है। अगर हम इसको नए टेक्नोलॉजी के साथ क्लब कर दें तो हमारे खेत का प्रोडक्शन मैनी फोल्ड्स बढ़ जाएगा। तो वो आके अपने गांव में लोगों को बताता है। उसके बाद जो गांव का प्रोडक्शन है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाता है। उनके पास अब इतना प्रोडक्शन हो रहा है कि वो एक्स्ट्रा है वो उसको बेच सकते हैं। जब वो लोग एक्स्ट्रा अपनी जो फसल है, यील्ड है, उसको बेचते हैं तो उनके पास पैसा आता है। और जब पैसा आता है तो फिर यहाँ पे और भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ खुलती हैं, जैसे स्कूल खुलते हैं यहाँ पे, टेलर की दुकान खुलती है यहाँ पे, नए कपड़े की दुकान खुलती है यहाँ पे, और भी चीज़ें खुलती हैं। क्योंकि अब उन लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसा है तो वो उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो उसको कहीं पे जैसे कहते हैं कुछ सामान खरीद रहे हैं, जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बहुत तेज़ी से बूस्टअप होती है। और वो जो विलेज होता है वो एक तरह का छोटा सा इकोनॉमिक हब के रूप में डेवलप होने लग जाता है। और लोगों के पास जब एक्स्ट्रा पैसा आता है तो एजुकेशन, हेल्थ,
जिसे कहते हैं लेज़र, अलग अलग चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और खर्च करना चाहते हैं, और जिसकी वजह से नई तरह की जो जॉब है उस गांव में जो पहले नहीं थी, टेलर की जॉब हो गई, टीचर की जॉब हो गई, जिसे कहते हैं वॉचमैन की जॉब हो गई, ये सब जॉब भी बनने लगती है उस गांव में। तो दोस्तों ये रहा क्लास सेकंड, वो सॉरी चैप्टर सेकंड, क्लास नाइन्थ इकोनॉमिक्स का, जिसका हेडिंग था पीपल्स एज रिसोर्स। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो सेशन पसंद आया होगा, कि ये पॉइंट्स जो हैं वो मैंने आपको बताए हैं। बाकी आपको पढ़ना जरूर पड़ेगा, आपको रीडिंग करनी पड़ेगी सब कुछ। आप सोचें कि वीडियो से ही समझ में आ जाए तो ऐसा नहीं होगा। हाँ, जिन्होंने पहले पढ़ लिया है उनके लिए तो एक अच्छा है, बूस्टअप है। तो मिलते हैं फिर अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।